हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका अपना युवराज धानविक और ये हमारा रूरल सोशोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी का 18वां लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बुद्धिमत्ता यानी कि इंटेलिजेंस। इसमें हम इसका अर्थ देखेंगे, प्रकार देखेंगे, इसे कैसे कौन से कारक प्रभावित करते हैं ये देखेंगे, और कृषि विस्तार यानी कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में इसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, इस विषय में भी चर्चा करेंगे। तो अगर हम किसी टॉपिक की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके परिचय की। ठीक है, तो सबसे पहले हम परिचय देखते हैं यानी कि इंट्रोडक्शन। देखिए क्या है, हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है उस पे हम मनुष्य जो है वही श्रेष्ठ और विशिष्ट माने जाते हैं। और ऐसा क्यों है, इसके क्या कारण है? तो इसका कारण है कि उनमें सही गलत के बीच अंतर करने की तर्कशीलता होती है। उन्हें पता है कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। वो जो हैं, जो हमारे मनुष्य हैं या फिर कहें तो हम मनुष्य हैं, वो पर्यावरण के अनुकूल स्वयं को ढालने, परिस्थितियों को समझने और आदेश देने की क्षमता और कठिन कार्यों को सीखने और पिछले अनुभवों का सबसे लाभकारी उपयोग करने की योग्यता रखते हैं। अब उनकी श्रेष्ठता के क्या क्या कारण हैं और क्या कारण हैं? तो एक तो अपने आप को पर्यावरण के ढाल लेते हैं, ठीक है, और दूसरा चीज वो आदेश भी दे सकते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सही क्या है गलत क्या है। ठीक है, वो अगर कोई चीज पीछे गलती कर रहे हैं तो वो उनसे सीखते हैं और उनका लाभ उठा लेते हैं वो गलती ना करके। और यदि कोई चीज उन्हें फायदा दी थी पास्ट में, यानी कि उन्होंने कोई कार्य किया उसे उन्हें फायदा हुआ, तो उस कार्य को वो पुनः करते हैं। ठीक है, और इसी चीज को हम कहते क्या है, और या फिर कहें यही जो उनकी विशेषता होती है उसे हम बुद्धिमत्ता या फिर कहें इंग्लिश में इंटेलिजेंस कह देते हैं, जो विभिन्न व्यक्तियों में अलग अलग स्तर पर पाई जाती है। अब हम जानते हैं कि जो व्यक्ति होते हैं, कोई ज्यादा समझदार होता है, कोई कम समझदार होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि व्यक्तियों में जो बुद्धिमत्ता होती है उनका स्तर भिन्न भिन्न होता है। कोई व्यक्ति किसी चीज को बड़ी आसानी से सीख सकता है एक ही बार में, और इसके विपरीत दूसरा व्यक्ति उसे कठिनाई से सीखता है। इसके बाद आगे जो हम देखने वाले हैं वो है परिभाषाएं। और आप जानते हैं कि मैं हमेशा ऐसी परिभाषाएं लिखता हूं जो राइटर्स के द्वारा दी गई होती हैं, ताकि जो आप एग्जाम में लिखें तो आपको ज्यादा मार्क्स मिले। आप पर जब आपकी कॉपी अध्यापक के सामने आए तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े, उसे लगे कि हाँ ये एक अच्छा, बहुत अच्छा स्टूडेंट है। तो पहले हमारे यहाँ आ जाते हैं थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक इन्होंने कहा कि बुद्धिमत्ता एक व्यक्ति की अपने पिछले अनुभवों का लाभकारी उपयोग करने की क्षमता है। देखिए थॉर्नडाइक जो थे ये कह रहे हैं कि बुद्धिमत्ता कुछ और नहीं है, ये जो उन्होंने पिछले अनुभव सीखे हैं उनसे जो लाभकारी चीज सीखते हैं, यानी जो लाभ प्राप्त करने की जो क्षमता होती है उनमें, वही क्या है उनकी बुद्धिमत्ता होती है। उसके बाद अगले जो हमारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि बुद्धिमत्ता उन समस्याओं को समाधान में आवश्यक योग्यता है। बुद्धिमत्ता उन समस्याओं के समाधान में आवश्यक योग्यता है जिनमें प्रतीकों की समझ और उनका उपयोग शामिल है। अब इन्होंने क्या बताया, ये कह रहे हैं कि बुद्धिमत्ता एक प्रकार की समस्याओं को समाधान करने का सल्यूशन है। ठीक है, ये एक विशेषता है जो समस्याओं को समाधान करते हैं। और वो कौन सी समस्याएं हैं? तो जिसमें प्रतीक शामिल हों। ठीक है, उन्हें अब उन प्रतीकों को समझते हैं पहले और फिर उनका समाधान निकालते हैं। उसके बाद आते हैं ब्राउन। और ये ब्राउन कहते हैं कि बुद्धिमत्ता वह योग्यता है जिसमें व्यक्ति अपने परिवेश में उत्पन्न स्थितियों के अनुसार स्वयं को समायोजित कर सकता है। अब ब्राउन जो है ये कहते हैं कि बुद्धिमत्ता आपको सिखाती है कि किसी परिस्थिति में किस प्रकार रहना है। अगर परिस्थितियां चेंज हुई हैं तो परिस्थितियों के अनुसार चेंज करने की क्षमता ही बुद्धिमत्ता है। उसके बाद आते हैं विनेट। देखिए अभी हम विनेट टेस्ट भी पढ़ेंगे। विनेट क्या है, ये कहते हैं, विनेट जो साइंटिस्ट हैं ये कहते हैं बुद्धिमत्ता वह क्षमता है जिससे व्यक्ति सही निर्णय ले, सही समझ विकसित करे, तर्क करे और सही ढंग से कार्य करे। देखिए विनेट कह रहे हैं कि व्यक्ति की सही निर्णय लेने की क्षमता, सही समझ विकसित करने की क्षमता और तार्किक होना और सही ढंग से कार्य करना, यही बुद्धिमत्ता है।
इसके बाद आते हैं स्किनर। देखिए, इन्होंने कहा कि बुद्धिमत्ता एक समूह में तथ्यों का सतर्कता और सटीकता से सीखने, मानसिक नियंत्रण करने और समस्या समाधान में लचीलापन प्रदर्शन करने के लिए संगठित क्षमता है। अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो ये कह रहे हैं क्या, सब सेम ही कह रहे हैं। तो ये जो है हमारे बुद्धिमत्ता तथ्यों को सतर्कता से संबंध जोड़ रहे हैं और सटीकता से जोड़ रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जो समस्याओं का समाधान है उनमें लचीलापन। लचीलापन क्या है कि अगर आप बुद्धिशाली हैं तो आपको एक ही समस्या के कई समाधान दिखेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक ही समाधान को देख पाएंगे। जब आपके पास कई समाधान होंगे तो आपको जो होने वाले नुकसान हैं उन्हें कम कर पाएंगे। उसके बाद अगले जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार हम कह रहा है कि बुद्धिमत्ता एक व्यक्ति की तार्किक रूप से सोचने, उद्देश्यपूर्ण कार्य करने और अपने वातावरण में प्रभावी ढंग से निपटने की समग्र क्षमता है। इन्होंने भी यही कहा कि ये तार्किक होना और उद्देश्यपूर्ण कार्य करना, यानी कि ऐसा कार्य करना जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, ऐसा अब जो हम लोग मूर्ख लोग देखते हैं जिन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया होता, वो कुछ भी करते हैं, उनके कार्य का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, और सबसे बड़ी बात इन्होंने बताया अपने जो वातावरण है उसके प्रभावी ढंग से उस किस प्रकार निपटा जा सके, उन परिस्थितियों में कैसे सरवाइव किया जा सके, इसकी क्षमता को बुद्धिमत्ता कहते हैं। उसी तरह आते हैं वॉग नॉन। इन्होंने कहा कि बुद्धिमत्ता सीखने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को समायोजित करने की क्षमता है। देखिए, इन्होंने भी वही कहा कि बुद्धिमत्ता क्या है, हमें सीखने की एक क्षमता होती है और वातावरण में हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है, उसका समायोजन है ये। स्टर्नबर्ग। देखिए, स्टर्नबर्ग पढ़ने से पहले इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, ये कह रहा है कि बुद्धिमत्ता वह क्षमता है जिससे व्यक्ति अपने लक्ष्यों और समाज तथा संस्कृति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्यावरण को अपनाने, आकार देने और चयन करने में सक्षम होता है। अब जो हमारी परिस्थितियां हैं, जो हमारे पास का वातावरण है, ठीक है, उनमें हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने और वहाँ का जो समाज है उसकी संस्कृतियों को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम अपने पर्यावरण, जो आसपास का वातावरण है, उसे आकार देते हैं, उसे परिवर्तित करते हैं, या फिर कहें तो चयनित करते हैं। कई बार अगर हम कहीं गलत जगह घर लेते हैं तो फिर सोचते हैं यार लो घर चेंज कर लें, ताकि यहाँ का पर्यावरण या फिर कहें तो वातावरण सही नहीं है, यहाँ का माहौल सही नहीं है, कहते हैं नहीं हमें अच्छी जगह घर लेना चाहिए। यही चीज इन्होंने बता रखी। उसके बाद अगली डिफिनीशन जो है हमारी गार्डनर के द्वारा है, वो कहते हैं बुद्धिमत्ता वह क्षमता है जिससे व्यक्ति अपने समाज में कुछ उपयोगी कार्य कर सकता है। और अन्य परिभाषा एक लिखी हुई है, वो है कि बुद्धिमत्ता वह योग्यता है जिससे व्यक्ति नई परिस्थितियों में सफलतापूर्वक प्रतिक्रिया कर सकता है और अपने पिछले अनुभवों से सीख सकता है। क्या बताया इन्होंने, एक तो परिस्थितियों में सफलतापूर्वक प्रतिक्रिया, मतलब अगर कोई परिस्थिति आई उसमें से निपटना कैसे है, क्या प्रतिक्रिया देना है, ठीक है, कैसे हैंडल करना है, ये सीखता है। और सीखता किससे है, अपने पूर्व अनुभव से, उसने जो पूर्व में कार्य किए हैं उनसे। अब हम बात करेंगे इंटेलिजेंस के प्रकार के, यानी कि बुद्धिमत्ता के कितने प्रकार होते हैं। तो हमारा जो पहला प्रकार आता है, देखिए ये जो प्रकार दिए थे वो दिए थे थॉर्नडाइक ने दिए थे, उनके अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला जो होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, ठीक है, अमूर्त बुद्धिमत्ता। इसमें क्या होता है कि यह मानसिक और गणितीय प्रतीकों को समझने और उनके साथ कार्य करने की क्षमता है। अब एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस क्या है, जो गणितीय प्रतीक हैं, जो निशान हैं, जो सिंबल्स हैं, उनको समझने में हेल्पफुल होती है ये, ठीक है। और इस प्रकार की बुद्धिमत्ता पेशेवर व्यक्तियों में अधिक होती है। पेशेवर व्यक्ति जैसे जो व्यापारी होते हैं, ठीक है, जो इस तरह के कार्य करते हैं धन से रिलेटेड या फिर रणनीतियां बनाते हैं, उनमें इस तरह की समझ ज्यादा होती है। उदाहरण भी दिया गया है, यदि कोई किसान गन्ने की लौह यानी आयरन, लौह मतलब यहाँ पर आयरन से है, कि कमी से लक्षणों को जानता है तो वह इस कमी को अन्य फसलों में भी पहचान सकता है। उदाहरण पेशेवर व्यक्ति क्या है, यहाँ पर हम किसान की बात करेंगे क्योंकि हम एग्रीकल्चर पढ़ना है, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति पहचानता है कि आयरन की डिफिशियंसी से कौन से सिम्टम दिखते हैं, तो वह कोई भी क्रॉप होगी पहचान लेगा कि इसमें आयरन की डिफिशियंसी हो। मैंने रोल ऑफ
मिनरल न्यूट्रिएंट्स वाला चैप्टर एग्रोनॉमी में कराया था, अगर आपको याद होगा तो आपको भी पता होगा कि इन सिम्टम्स से हम आयरन की डिफिशियंसी पहचान सकते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके देखिएगा, जाके एग्रोनॉमी की मैंने प्लेलिस्ट कंप्लीट करा रखी है, उसे देखिए। उसके बाद आती है हमारी यांत्रिक बुद्धिमत्ता यानी मैकेनिकल इंटेलिजेंस। मैकेनिकल इंटेलिजेंस में हमारा क्या होता है कि यह वस्तु और यंत्रों को समझने और उनके साथ कार्य करने की क्षमता विकसित करती है। अब इसमें वही बात आती है कि किसी वस्तु का किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, किसी वस्तु को किस प्रकार बना सकते हैं, किसी यंत्र को किस प्रकार बना सकते हैं, ठीक है, उसका सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, उसमें इस प्रकार की बुद्धिमत्ता आ जाती है। उसके बाद इसमें ही अगला पॉइंट है कि यह विशेष रूप से उन व्यक्तियों में पाई जाती है जो तकनीकी कार्यों में निपुण होते हैं, जैसे कि उद्योगपति, निर्माण कार्य करने वाले कारीगर आदि। अब जाहिर सी बात है मैकेनिकल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है तो हाँ ये उसमें पाई जाएगी जो जिसका कार्य करता है। अगर कोई व्यक्ति मोबाइल का कार्य करता है तो मोबाइल की टेक्निक मैकेनिकल इंटेलिजेंस उसमें पाई जाएगी। कोई ऑटोमोबाइल का मोबाइल का काम करता है यानी ऑटो मोटर्स हो गई, ठीक है, कोई कुछ करता है तो उसमें उसकी टेक्नोलॉजी का ज्ञान होगा उसमें। अगर उदाहरण देखें, हम किसान का उदाहरण हमेशा लेते हैं, यदि कोई किसान स्प्रे मशीन का उपयोग करना जानता है तो वह छिड़काव की प्रक्रिया को अधिक तेजी व प्रभावी ढंग से कर सकता है। उसके बाद हमारा जो अंतिम प्रकार है बुद्धिमत्ता का वो है सामाजिक बुद्धिमत्ता यानी सोशल इंटेलिजेंस। यह लोगों को समझने और उनके सही प्रकार से कार्य करने की क्षमता है। अब ये जो इंटेलिजेंस आती है हमारे समाज में कार्य आती है, साइकोलॉजिकल हो जाती है कि हम समाज में किस प्रकार की प्रतिक्रिया देंगे, ठीक है। वातावरण की जो हम बात कर रहे थे वो हम किसके अंदर बात करेंगे, साइकोलॉजिकल ये सॉरी सोशल इंटेलिजेंस में बात करेंगे, सामाजिक बुद्धिमत्ता में बात करेंगे। इसमें क्या होते हैं, इसमें ज़्यादातर जो व्यक्ति आते हैं वो या तो राजनीतिज्ञ होते हैं यानी या फिर राजनयिक होते हैं, डिप्लोमेट्स जो होते हैं, या फिर जो बिक्री प्रतिनिधि होते हैं, सेल्समैन होते हैं, ये सब इनमें आ जाते हैं। उदाहरण की बात करें तो कोई कृषि विस्तार अधिकारी किसान से प्रभावी ढंग से संवाद स्थापित करके उन्हें नई कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। अगर उसमें सोशल इंटेलिजेंस नहीं होगी तो वो कैसे पहचानेगा कि इस किसान को ये आवश्यकता है, ठीक है, उसे कैसे बात करेगा कि किसान कौन सी भाषा समझ रहा है, उसके भाव क्या हैं, और या फिर वो किस चीज़ से डर रहा है उस टेक्नोलॉजी को ना अपनाने से। तो ये बुद्धिमत्ता हमें सोशल इंटेलिजेंस ही सिखाती है। एक आदर्श व्यक्ति वह होता है जिसमें ये तीनों प्रकार की बुद्धिमत्ता मौजूद होती हैं। अगर देखिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में मौजूद हो, और देखिए मैकेनिकल इंटेलिजेंस भी कई हद तक जरूरी हो जाती है। अगर लोग कहेंगे तो ये तो प्रोफेशनल के लिए जरूरी होती नहीं, मैकेनिकल इंटेलिजेंस इसलिए अगर आपके घर में कभी लाइट बिगड़ गई या फिर बल्ब फ्यूज हो गया, अगर आप बल्ब चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो बताइए आपकी बुद्धिमत्ता किस कार्य की, बल्ब चेंज कर लें तो ये मैकेनिकल के अंदर आ गई। या फिर कभी कोई बोर्ड ठीक करना पड़ गया, या फिर कुछ भी साइकिल की चेन चलानी पड़ गई, ये सब चीज़ें किस में है, मैकेनिकल में आती हैं, आपको नॉर्मली आनी चाहिए, आपको पूर्ण करती हैं। इसके बाद हम कुछ थ्योरीज पढ़ने वाले हैं। इसमें इंटेलिजेंस की कुछ थ्योरी हैं, 3 थ्योरियां हैं, उन्हें पढ़ेंगे। बुद्धिमत्ता के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, देखिए 3 थ्योरी हैं, उन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। पहली जो थ्योरी है वो कनेक्शन थ्योरी है या फिर मल्टीपल फैक्टर थ्योरी कहते हैं इसे, थॉर्नडाइक ने ही दिया था इसे। और दूसरी जो थ्योरी है वो 2 फैक्टर थ्योरी है, ठीक है, स्पीयरमैन ने दिया था इसे। उसके बाद समूह कारक प्राथमिक मानसिक क्षमता सिद्धांत यानी ग्रो फैक्टर और प्राइमरी मेंटल अवेलेबिलिटी थ्योरी जो है ये आते हैं। इन्हें थर्स्टोन ने दिया था, ठीक है। तो पहली थ्योरी की बात कर लेते हैं, उससे पढ़ते हैं। पहली जो थ्योरी थी, जो पहला सिद्धांत था हमारा वो था कि संबंध सिद्धांत यानी कनेक्शन थ्योरी। बहुकारक सिद्धांत मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, इसे 2 नामों से जाना जाता है, तो दोनों नाम लिखे हुए हैं। इसे दिया किसने है, तो इसे दिया है थॉर्नडाइक ने। ये नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है कि कनेक्शन थ्योरी किसने दी थी, तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब थॉर्नडाइक क्या कहते हैं कि इनके अनुसार बुद्धिमत्ता का आधार उत्तेजना, इनके अनुसार बुद्धिमत्ता का आधार उत्तेजना और प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स के बीच तंत्रिका संबंध होता है जो व्यवहार को नियंत्रित करता है। ये क्या बता रहे हैं,
उत्तेजना क्या होता है, सिमुलेट क्या होते हैं, जब कोई उसी वातावरण में रहते हैं किसी जो होते हैं तो कुछ प्रतिक्रियाएं देते हैं हम, ठीक है। जैसे किसी ने हमें अपशब्द बोल लें फॉर एग्जाम्पल, तो हम प्रतिक्रिया भी उसी प्रकार से देते हैं। तो इस वातावरण में जिस प्रकार का हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो तंत्रिका के माध्यम से कर रहे हैं, उसी को इन्होंने कहा इस थ्योरी में समझाया है। और वो व्यवहार को नियंत्रित करता है, ये बता रहे हैं कि ये थ्योरी जो दो ये इस तरह से ये फैक्टर्स कई फैक्टर्स मिलके आपके व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार कई व्यक्ति अमूर्त शिक्षा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग में सफल हो सकता है, लेकिन सोशल रिलेशनशिप या यांत्रिक गतिविधियां यानी मैकेनिकल एक्टिविटीज में असफल हो सकता है। देखिए ये थ्योरी बताती है कि कोई व्यक्ति एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग में सफल हो सकता है, शायद उसमें एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस ज़्यादा हो, वो एक गणितज्ञ अच्छा गणितज्ञ हो, लेकिन उसमें मैकेनिकल फॉल्ट्स हो, ठीक है, उसमें मैकेनिकल इंटेलिजेंस की कमी हो। क्या पता वो उसे समझ ना रखता हो कि नॉर्मली जो गाड़ी ठीक की जाती है कैसे कर सकते हैं, उसमें थोड़ी बुद्धिमत्ता कमी हो कि ये कार्य कैसे करते हो, या फिर उसमें सोशल एंजाइटीज हो, सोशल प्रॉब्लम्स होती हो कि वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर पाता हो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता हो, ठीक है। बुद्धिमत्ता का एक सामान्य इकाई जनरल इंटेलिजेंस ना मानकर बुद्धिमत्ता को एक सामान्य इकाई इंटेलिजेंस ना मानकर विभिन्न मानसिक क्षमताओं का समायोजन का परिणाम माना जा सकता है। भाई जाहिर सी बात है, आप अभी हमने 3 प्रकार की इंटेलिजेंस पढ़ ली और उसमें विभिन्न प्रकार के कार्य आ जा सकते हैं, तो इसे हम जनरल मान भी नहीं सकते, हम यही मानेंगे कि ये कई क्षमताओं का परिणाम है। यह सिद्धांत बताता है कि मानसिक गतिविधि कई छोटे छोटे मानसिक ऊर्जा परमाणु एटम्स ऑफ मेंटल एनर्जी के समन्वय से संचालित होते हैं, इसलिए इन्हें परमाणुवी सिद्धांत एटॉमिक थ्योरी भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा, इसे एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका हम उदाहरण देखते हैं कि इसका उदाहरण क्या है, ठीक है। कोई छात्र गणित यानी मैथमेटिक्स में अच्छा हो सकता है, लेकिन भाषा लैंग्वेज में कमजोर हो सकता है। इसके विपरीत इसका अर्थ है कि बुद्धिमत्ता विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूप से कार्य करती है। इसका अच्छा एग्जाम्पल हम रामानुजम को मान सकते हैं। आपको रामानुजम गणित वाले याद होंगे, जो एक महान लेजेंड है गणित के, लेकिन वो हमें सिर्फ गणित में ही पास होते थे, अदर सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे। इसके बाद जो अगली थ्योरी आ जाती है हमारी, वो आ जाती है 2 फैक्टर थ्योरी यानी कि 2 कारक सिद्धांत आ जाता है। इसे स्पीयरमैन ने दिया था। इसके अनुसार देखिए क्या कह रहे हैं कि किसी भी बुद्धिमान व्यवहार को 2 मानसिक क्षमताएं प्रभावित करते हैं। अब वो मानसिक क्षमताएं कौन कौन सी हैं, तो पहला है सामान्य बुद्धिमत्ता यानी जनरल इंटेलिजेंस, जी फैक्टर जिसे कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहेंगे, जी फैक्टर कहेंगे। ये एक सामान्य मानसिक ऊर्जा यानी कि जनरल मेंटल एनर्जी है, ठीक है, जो सभी मानसिक गतिविधियों में कार्य करती है। जी कारक प्रत्येक व्यक्ति के समान अनुपात में नहीं पाया जाता है। क्या है ये जो जी कारक है, वे सभी व्यक्तियों में एक समान नहीं पाया जाएगा, बल्कि व्यक्तिगत अंतर इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण इसमें विभिन्नताएं होती हैं। देखिए हर व्यक्ति अलग होता है, इसलिए उनका जी फैक्टर भी अलग होगा इस थ्योरी के अनुसार। यह व्यक्ति की जन्मजात और प्राकृतिक बुद्धिमत्ता होती है। अब ये क्या होता है, ये होता है व्यक्ति की जन्मजात और प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। उसके बाद सेकंड जो आती है क्षमता, वो आती है विशिष्ट क्षमता यानी स्पेसिफिक एबिलिटी, जिसे एस फैक्टर कहेंगे हम शॉर्ट में। यह विशेष मानसिक क्षमता होती है जो किसी व्यक्ति को गणित, भाषा, विज्ञान या किसी अन्य विशेष क्षेत्र में निपुण बनाती है। अब आपने देखा होगा कोई व्यक्ति होता है जो कला में अच्छा होता है, उसे कला बनाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप बन जाता है। या फिर कोई व्यक्ति होता है जो गणित के सवाल देखता है, उससे देखते हैं कुछ लोग कहते हैं यार इसे गणित तो आती ही है, वो इसलिए आती है क्योंकि वो उसकी स्पेसिफिक एबिलिटी है, उसका वो एक्स फैक्टर है, ठीक है, वो उसका एस फैक्टर है, ठीक है, जिसे उसे हम कह सकते हैं जन्मजात है, उसने थोड़ी मेहनत की और उसमें वो विशेषता मिल गई। जी और एस कारक मिलकर कार्य करते हैं और एक साथ किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को आकार देते हैं। अब मुख्य बिंदु कुछ हैं इसी थ्योरी में, और मुख्य बिंदु क्या है कि जी कारक वह सामान्य ऊर्जा है जो विभिन्न मानसिक क्रियाओं को प्रभावित करती है, और एस कारक विशेष क्षमता है जो जैसे गणित, विज्ञान, भाषा आदि
को प्रभावित करती है। बुद्धिमत्ता एक सामान्य नहीं होती है, बुद्धिमत्ता एक समान नहीं होती, बल्कि व्यक्ति पर निर्भर भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि बुद्धिमत्ता एक समान नहीं होती और वो भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। इसके बाद जो हमारी तीसरी थ्योरी आती है वो समूह कारक या प्राथमिक मानसिक क्षमताएं सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे ग्रुप फैक्टर और प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी। इसे थॉर्न्स स्टोन ने दिया था। ठीक है, ये काफी विशेष थ्योरी है, तो ध्यान से देखिए। यह सिद्धांत सबसे अधिक लोकप्रिय है, मैंने विशेष कहा था जिससे ही आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये काफी लोकप्रिय है क्योंकि इसके आधार पर प्रसिद्ध बुद्धिमत्ता परीक्षण जो होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, आईक्यू टेस्ट जिसे कहते हैं, प्राथमिक मानसिक क्षमता प्राइमरी मेंटल एबिलिटी पीएमए का निर्माण किया जाता है। थॉर्न्स स्टोन के अनुसार मानसिक गतिविधियों में विभिन्न प्रकार के प्राथमिक कारक कार्य करते हैं। ठीक है, प्रत्येक मानसिक गतिविधियों का एक प्राथमिक कारक होता है जो समूह में कार्य करता है और बुद्धिमत्ता को एकता यानी कि यूनिट और सामंजस्य प्रदान करता है। ये थ्योरी याद रखिएगा आप। उसके बाद हम बुद्धिमत्ता को मापने की बात कर लेते हैं कि अगर सभी व्यक्तियों में भिन्न भिन्न है तो उनकी बुद्धिमत्ता मापी तो भी जा सकती है। तो किस प्रकार माप सकते हैं हम बुद्धिमत्ता का मापन, यानी मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धिमत्ता को मापने और समझने के लिए विभिन्न परीक्षण यानी कि टेस्ट विकसित किए गए हैं। बुद्धिमत्ता परीक्षण का एक ऐतिहासिक महत्व है। वो ऐतिहासिक महत्व क्या है कि बुद्धिमत्ता परीक्षण आईक्यू टेस्ट मानव व्यवहार को मापने और उनकी भविष्यवाणी करने का एक सबसे पुराना और उपयोगी तरीका है। जो क्या बता रहे हैं कि बुद्धिमत्ता परीक्षण आईक्यू टेस्ट जो होता है किसी व्यक्ति की क्षमताओं को यानी कि इंटेलिजेंस मापने का एक अच्छा तरीका है और काफी पुराना भी है। बुद्धिमत्ता परीक्षण का उपयोग यह वयस्कों में बुद्धिमत्ता के स्तर को समझने और तुलना करने के लिए उपयोगी। जब हमें किसी चीज पता होगा कि दो व्यक्तियों की इंटेलिजेंस लेवल ये है तो भी तो हम तुलना कर सकते हैं। तो वयस्क व्यक्तियों की हम इंटेलिजेंस लेवल अलग अलग निकाल लेंगे, फिर तुलना कर लेंगे। इससे विभिन्न व्यक्तियों की कार्य कुशलता परफॉर्मेंस को मापना और विश्लेषण किया जा सकता है, मापा और विश्लेषण किया जा सकता है। अब हम बीनेट टेस्ट की बात करते हैं, जो बीनेट अभी हमने पढ़ा था। तो ये बीनेट टेस्ट कुछ नहीं है और आईक्यू को मापने का एक तरीका होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मेंटल मैच्योरिटी की। मेंटल मैच्योरिटी क्या होती है, मानसिक परिपक्वता क्या होती है। ठीक है, यदि किसी बच्चे को एक ही परीक्षण 2 बार किया जाए, दोनों परीक्षणों के बीच पर्याप्त समय रखा जाए तो यह देखा जाएगा कि उसकी स्कोर में सुधार होगा क्योंकि उसकी उम्र बढ़ रही है। ये बता रहा है कि मेंटल मैच्योरिटी क्या होती है। किसी एज में किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता कितनी है वही उसकी मेंटल मैच्योरिटी होती है। ठीक है, और ये बात ये बता ये रहा है कि अगर हम किसी बच्चे की मैच्योरिटी नापें, ठीक है, तो जैसे कि आप मान लीजिए 4 साल की उम्र में एक हम मापते हैं तो एक अलग स्कोर आएगा। उसके विपरीत हम 18 साल के बाद मापते हैं, यानी जब वो 18 साल का हो जाता है तब मापते हैं, तो हम देखेंगे कि उसका जो प्रदर्शन होगा बेहतर हो जाएगा क्योंकि एज बढ़ने के साथ उसके बुद्धिमत्ता का स्तर बढ़ जाएगा। हालांकि एक समय ऐसा भी आता है जब व्यक्ति के उत्तर देने की क्षमता कोई विशेष सुधार नहीं होता है। कई बार होता है कि 18 साल के बाद नॉर्मली आप मेच्योर हो चुके होते हैं, आपके विचार विकसित हो चुके हैं, आप बुद्धिमान भी हो चुके होते हैं, तो ज्यादा अंतर भी नहीं पड़ता फिर। ठीक है, तो आपके जो रेशियोस आते हैं, जो आपका रेट आता है इंटेलिजेंस का, ठीक है, जो प्रतिशत इंटेलिजेंस को प्रतिशत में मापा जाता है, तो ज्यादा अंतर नहीं दिखता फिर उनमें। मानसिक परिपक्वता यानी मेंटल मैच्योरिटी तक पहुंचने का सामान्य समय 14 से 18 वर्ष की आयु बीच होता है। ठीक है, अगर आपको मेंटल मैच्योरिटी विकसित करनी है तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, या फिर कहे तो मेंटल मैच्योरिटी आती ही कब है, तो वो 14 से 18 साल के बीच में आती है बच्चों को। इसीलिए देखिएगा जो 14 साल के बच्चे होते हैं उनसे काम कराना अलाउ नहीं होता। आमतौर पर ये 15 वर्ष मानी जा सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं मेंटल एज की, कि मेंटल एज क्या होती है। मानसिक आयु वह बुद्धिमत्ता स्तर है जिसे कोई व्यक्ति अपनी उम्र के अन्य व्यक्तियों की तुलना में प्रदर्शित करता है। क्या है कि देखिए बता रहा है कि जो
एक व्यक्ति दूसरे की तुलना में एक निश्चित आयु पर कितना बुद्धिमत्ता को धारण करता है, कितनी बुद्धिमत्ता को धारण करता है, कितना इंटेलिजेंस है उसमें, वही उसकी मेंटल आयु है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति ज्यादा समझदार है दूसरे की तुलना में 14 साल की उम्र में, तो हम कह देंगे कि वो ज्यादा बुद्धिशाली है, यानी उसकी मेंटल एज ज्यादा है। बिनेट और साइमन ने एक मानसिक आयु मापने की स्केल, मेंटल एज स्केल विकसित की, जो यह मापने में सहायक होती है कि कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान या कमजोर है। देखिए बिनेट परीक्षण और मानसिक आयु का वर्गीकरण हेडिंग पड़ी हुई है, ये देख लेते हैं हम। बिनेट और साइमन स्केल को स्कूल के बच्चों कि मानसिक विकास स्तर यानी मेंटल डेवलपमेंट लेवल को मापने के लिए लागू किया जाता है, या फिर कहें तो लागू किया गया था। ठीक है, उदाहरण के लिए इसमें कुछ उदाहरण दिए गए जिससे आप अच्छे समझ पाएंगे कि ये स्केल कैसे काम करती है। एक बच्चा जिसमें 8 वर्ष की परीक्षा पास की है उसे मानसिक रूप से 8 वर्ष का मापा माना जाता है। ठीक है, भले ही उसकी वास्तविक उम्र 6 वर्ष हो, लेकिन मानसिक रूप से वह 2 वर्ष आगे है, यानी फिर या फिर कहें वो एडवांस्ड है। कहते नहीं कि ये सिविलाइजेशन एडवांस है या फिर व्यक्ति एडवांस है, स्मार्ट व्यक्ति है। तो अगर कोई बच्चा 6 साल का है लेकिन उसकी मेंटल एज जो है, या फिर उसने वो टेस्ट पास कर लिया जो 8 साल के बच्चों के लिए बनाया गया था, तो उसे हम मेंटली कह देंगे वो 8 साल का है। यदि किसी अन्य बच्चे की मानसिक आयु 8 वर्ष है लेकिन उसकी वास्तविक आयु 11 वर्ष है, इसका अर्थ है कि मानसिक रूप से वह कितने 3 साल पिछड़ा हुआ है, वह अभी इतना विकसित 3 साल पीछे है। इस प्रकार किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को उसकी उम्र के अनुसार उन्नति या मंदता का आधार मापा जा सकता है। यानी जब हम मेंटल एज निकाल लेंगे तो हम बता सकते हैं भाई वो मंद है या फिर उन्नत है। उसके बाद हम कुछ सवाल भी करेंगे, इसमें देखेंगे बुद्धिमत्ता गुणांक क्या होता है। मुझे क्या है कि विलियम स्टर ने बताया कि एक व्यक्ति बुद्धिमत्ता को मापने के लिए एक सामान्य संख्यात्मक न्यूमेरिकल वैल्यू प्राप्त किया जा सकता है। इन्होंने सबसे बताया कि हम प्रतिशत में माप सकते हैं, यानी संख्यात्मक संख्या रूप में हम इंटेलिजेंस को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब उसका सूत्र भी इन्होंने बताया कि IQ बराबर क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। देखिए इसके कुछ सवाल सॉल्व करते हैं तो आप उन सवालों से अच्छे से समझ पाएंगे। आते हैं, पहला सवाल सॉल्व करते हैं। तो सवाल है कि यदि कोई बच्चा 10 वर्ष का है, क्या है, बच्चा 10 वर्ष का है और उसकी जो आयु है वो मानसिक आयु है वो है 12 वर्ष की, तो उसका IQ बताइए। तो आप सबसे पहले समझिए उसकी जो एज है, ठीक है, वो 10 वर्ष है, 10 वर्ष है। अरे यार लिखते नहीं बनना एक तो, चलिए मैं सीधा नाम लिख IQ निकाल देता हूं। ठीक है, तो हमारा सूत्र था मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो हमारा लिखेंगे सब ऊपर क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे, ठीक है, और नीचे 10 लिखेंगे। गुणे क्या होगा, 100 होगा। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है, 10 का गुणा हम इसमें कर देंगे, ऐसे ये प्रतिशत का निशान लगेगा यहाँ पर। ठीक है, 10 का गुणा 12 में करेंगे तो 120 आएगा, यानी 120% उसका इंटेलिजेंस हो जाएगा। दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। दूसरा सवाल है कि यदि कोई बच्चा 10 वर्षीय बच्चा 8 वर्ष की मानसिक आयु रखता है तो उसका IQ बताइए। अब यहाँ पर देखिए जो वास्तविक आयु है, ठीक है, और उसकी जो मानसिक आयु है उसमें निम्नता का अंतर है। समझिए कैसे, इसका जो इंटेलिजेंस होगा वो कम होगा, अभी आपको समझ में पता चलेगा। तो हम सबसे ऊपर पहले क्या लिखते हैं, मानसिक आयु लिखते हैं। तो मानसिक आयु हमारी क्या है, 8 है, और नीचे हमारी 10 होगी गुणे 100, काट दिया। उसके बाद 10 का गुणा 8 में करा देंगे तो 80 आ जाएगा, यानी इसकी जो प्रतिशत निकल के आएगा वो 80% आयु निकल के आई, प्रतिशत इंटेलिजेंस निकल के आई। अब आप समझिए 10 साल का बच्चा, उसके 80% इंटेलिजेंस है, यानी वो अपने साथ 20% कम इंटेलिजेंस है। उसे 100% तो कम से कम होना चाहिए। किसी व्यक्ति को इंटेलिजेंस 100% कम से कम होनी चाहिए उसे मंद ना कहने के लिए, और ज़्यादा हो तो फिर तब तो अच्छी बात है।
इसके बाद हम मानसिक परिपक्वता और आईक्यू में संबंध समझते हैं। देखिए 15 वर्ष बच्चे की मानसिक आयु 15 वर्ष है तो उसका आईक्यू 100 होगा। अभी मैंने बताया कि अगर जितनी आयु का है, अगर मानसिक आयु होती हुई तो 100% इंटेलिजेंस होगा उसका, ठीक है। और 8 वर्ष का है बच्चा और यदि 8 वर्ष के व्यक्ति की मानसिक आयु 15 वर्ष पर स्थिर रह गई है तो उसका आईक्यू जो होगा 75% होगा। मैंने सवाल ही करके दिखा दिया आपको, तो आप निकाल लेंगे आराम से। और एक यहाँ पर एक सारणी होती है कि किस व्यक्ति की कितनी इंटेलिजेंस है, तो हम उसे क्या कहेंगे, ठीक है। उसे हम कब महान कह सकते हैं, कब जीनियस कहेंगे, कब इंटेलिजेंस कहेंगे, मतलब कब वो ब्राइट है, ठीक है। ऐसे देखते हैं। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल ARE को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। देखिए मैं आपके लिए हिंदी में वीडियोस बना रहा हूँ, हिंदी में ज़्यादातर लोग वीडियोस नहीं बनाते, तो मैं हेल्प कर रहा हूँ आपकी, आप मेरी हेल्प करिए। धन्यवाद। आगे लेक्चर देखिए। तो वर्गीकरण किया गया है, तो देखते हैं कि करके। पहला आ जाता है, वो आता है प्रभावशाली यानी जीनियस। अगर जो इंटेलिजेंस लेवल उसका 170 से ऊपर है तो उसे हम कह देंगे जीनियस। अगर ब्रिलियंट कब कहेंगे, जब 160 से 170 के बीच हो। ब्रिलियंट, वेरी ब्रिलियंट था वो। और ये ब्रिलियंट कब कहेंगे, जब 150 से 160 हो। और वेरी सुपीरियर कहेंगे जब 140 से 150 हो। उसके बाद सुपीरियर कह देंगे 130 से 140 हो। वेरी ब्राइट कह देंगे 120 से 130 हो। ब्राइट कहेंगे जब 110 से 120 हो। उसके बाद एवरेज कहेंगे जब उसका प्रतिशत 100 हो, ठीक है। और अगर 100 से भी कम है तो उसे हम एवरेज इंफीरियर कहेंगे। उसके बाद आता है, अगर डल कह देंगे उसे हम जब 80 से 90 आ जाता है उसका इंटेलिजेंस लेवल, उसके यहाँ सब कुछ प्रतिशत में है। उसके बाद डल इंफीरियर कह देंगे जब 70 से 80 के बीच उसका इंटेलिजेंस लेवल हो। उसके मेंटल डिफेक्टिव घोषित कर देंगे जब 65 से 70% इंटेलिजेंस लेवल हो। उसके बाद हम मंदबुद्धि का कह देंगे कि जिसका इंटेलिजेंस लेवल 45 से 65 हो। और मूर्ख जब हम घोषित कर देंगे जब किसी का इंटेलिजेंस लेवल 25 से 45 हो। और अगर हम जड़ बुद्धि जो यानी बिल्कुल इडियट कह देंगे उसे तब कहेंगे जब उसका आईक्यू लेवल 25 से भी कम हो। जब आपके टीचर आपको इडियट कहते हैं तो उनका मतलब क्या होता है कि आप बिल्कुल जड़ बुद्धि हैं, आपका जो आईक्यू है वो 25 से कम है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं, उन फैक्टर्स को देख लेते हैं जो प्रभावित करते हैं इंटेलिजेंस को, बुद्धिमत्ता को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर अफेक्टिंग इंटेलिजेंस। देखिए पहली चीज जो आती है अनुवांशिकता और पर्यावरण, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ऊपर करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर। आनुवंशिकता, यह व्यक्ति के शरीर भौतिक संरचना को बनाती है और कुछ जन्मजात क्षमता प्रदान करती है। अब आप खुद समझिए, जो शरीर है आपका और आनुवंशिकता पर ही पूरा निर्भर करता है, और इसी कारण कुछ विशेष प्रकार की विशेषताएं भी आपको प्राप्त हो जाती हैं। और पर्यावरण की बात करें तो यह व्यक्ति के विकास और प्रशिक्षण में सहायक होता है। पर्यावरण जो आपके पास का वातावरण है, जैसे आप टीचर्स के साथ रहते हैं तो आप अच्छे टीचर बन जाएंगे, या साइंटिस्ट के साथ रहते हैं, चोरों के साथ रहते हैं, जैसा वही चीज़ बात आती है, ठीक है। उसके बाद न्यूमैन के अनुसार बुद्धिमत्ता में 68% योगदान आनुवंशिकता का होता है और 32% योगदान पर्यावरण का होता है कि आप किस पर्यावरण में रह रहे हैं। अर्थात 68% बुद्धिमत्ता जन्मजात होती है और 32% बुद्धिमत्ता पर व्यक्ति के पर्यावरण और प्रशिक्षण पर निर्भर करती है। उसके बाद बात करते हैं एज की, कि एज कैसे प्रभावित करती है। एज वाले तो आप पहले समझ गए होंगे कि मैंने बच्चों का एग्जाम्पल जो ऊपर दे रखा है। बचपन में जो बच्चे इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान होते हैं वे बड़े होकर भी आमतौर पर बुद्धिमान ही रहते हैं, और जो बच्चे मंदबुद्धि होते हैं वो जीवन भर वैसे ही रहते हैं। 20 वर्ष की उम्र में बुद्धिमत्ता अपने उच्चतम स्तर पर होती है और लगभग 70 वर्ष तक स्थिर रहती है, और बशर्ते स्वास्थ्य और अन्य कारक बाधा न डालें।
देखिए ये कह रहा है कि आपने जितनी इंटेलिजेंस 20 वर्ष की होंगे, लगभग 70 वर्ष की आयु में उतनी ही इंटेलिजेंस हो, लेकिन अगर आप किसी प्रकार के रोग ग्रस्त हो जाते हैं, कोई समस्या हो जाती है, तो हाँ आपकी बुद्धिमत्ता का स्तर घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्वास्थ्य और शारीरिक विकास यानी हेल्थ और फिजिकल डेवलपमेंट। स्वास्थ्य और शारीरिक विकास का सीधा संबंध मानसिक गतिविधियों यानी मेंटल एक्टिविटीज से होता है। शारीरिक और जैविक दोष फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिफेक्ट बुद्धिमत्ता को प्रभावित कर सकते हैं और व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं को कम कर सकते हैं। जाति फेस, देखिए जाति रेस, ठीक है, जाति रेस बुद्धिमत्ता पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालती और इसके प्रमाण नहीं है। ये बात जान लीजिए, इसमें फैक्टर में मुझे इंक्लूड भी नहीं करना चाहिए था, मैं इसके सख्त विरोध में हूँ, ठीक है, लेकिन आईसीआर की बुक में दे रखा था तो यह, लेकिन उन्होंने खुद लिख रखा है कि ये कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। हालांकि कुछ जातियों को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़ी होती हैं, उनकी बुद्धिमत्ता पर इनका मामूली प्रभाव देखा जा सकता है। हाँ, उन्होंने देखिए उनको सही से एक्सप्लेन भी किया है कि अगर किसी व्यक्ति या फिर किसी समाज को शिक्षा से दूर रखा गया है, ठीक है, और उसे अवसरों से दूर रखा गया है, तो उसके इंटेलिजेंस लेवल कम हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसे साल प्रदान किए जाएंगे, जैसे जैसे उसकी जनरेशन्स को सुविधाएं मिलती जाएंगी, फिर उसकी जो पीढ़ियां आएंगी वो भी जाति जो होगी धीरे धीरे इंटेलिजेंस होती चली जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं लिंग की, कि सेक्स कैसे प्रभावित करता है। मैं यहाँ भी सहमत हूँ कि कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। लिंग के आधार पर गुणवत्ता बहुत अधिक अंतर नहीं दिखता। हाँ, वही चीज है। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि पुरुष और महिला गणितीय समस्याओं और वैज्ञानिक कार्यों में थोड़ा श्रेष्ठ होते हैं। पुरुष जो होते हैं वो महिलाओं से वैज्ञानिक और इन सब में थोड़ा श्रेष्ठ होते हैं। महिलाएं मानवीय विषय जैसे कि भाषा, साहित्य, ललित कला और इतिहास में अधिक श्रेष्ठ होती हैं। उसके बाद आते हैं सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां। जब जाति पढ़ी तो मैंने बताया कि सामाजिक और इकोनॉमिकल कंडीशंस प्रभावित करती हैं। सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां, ये जो स्थितियां हैं, व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक वृद्धि को प्रभावित करती हैं। यदि ये परिस्थितियां अनुकूल हैं तो व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक वृद्धि अच्छी होगी, जिससे उसकी बुद्धिमत्ता भी बेहतर होगी। जैसे एग्जांपल समझिए, अगर किसी व्यक्ति को बच्चे को पोषण अच्छा नहीं मिल रहा तो उसके दिमाग सही से विकसित नहीं होगा, और दिमाग में ही अगर किसी प्रकार डिफॉल्ट आ गया, ठीक है, कोई अंग ही विकसित नहीं हुआ सही से, तो जाहिर सी बात है उसका इंटेलिजेंस लेवल तो गिर जाएगा। दूसरा आ जाता है कल्चर। कल्चर भी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को एक हद तक प्रभावित करता है। यह व्यक्ति के दृष्टिकोण, एटीट्यूड और क्षमताओं को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खैर, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।